नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उत्तर कन्नड़ा। इस उत्तर कन्नड़ा जिले में एक गांव है, गांव का नाम है हांकोन। तो ये जो हांकोन गांव है, इस गांव में 22 सितंबर 2024 सितंबर 22 2024 एक ऐसी घटना होती है कि पूरे गांव के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। इस गांव में एक कारोबारी जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र के पुणे से है, उसकी आलीशान कोठी है और उस कोठी से सुबह सवेरे तकरीबन 4:15 साढ़े 5 बजे अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये चीख जो है उसी कोठी की मालकिन यानी उस घर में रहने वाली महिला की थी, जो बहुत शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ, और मतलब रो रही थी बुरी तरह से। जहां पर यह कोठी है उसके ठीक अगल बगल में कई सारे मकान हैं, लेकिन इत्तेफाक से ज्यादातर मकान खाली हैं। दूरी पर कुछ और बसावट है। उन लोगों के कानों तक भी इस महिला के रोने चिल्लाने की आवाज पड़ती है और वो लोग, गांव के लोग, सुबह सुबह इस कोठी की तरफ, इस मकान की तरफ भागते हुए आते हैं। आने के बाद वो जो मंजर देखते हैं वो मंजर बहुत ही भयानक है। वो देखते हैं कि घर के अंदर इस कोठी के जो मालिक हैं, 58 साल के कारोबारी विनायक नायक उनका नाम है, उनकी रक्त रंजित लाश पड़ी है, खून से लथपथ लाश। और उस लाश को देखकर यह साफ है कि विनायक पर अभी अभी यह हमला हुआ है और अभी अभी विनायक का कत्ल किया गया है। और साथ में वो देखते हैं कि विनायक की जो पत्नी है वृषाली, वो बुरी तरह लहूलुहान विनायक की लाश के पास जमीन पर पड़ी हुई है और दर्द से छटपटा रही है, तड़प रही है। उसकी मुंह से तब भी चीख और रोने चिल्लाने की आवाज निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज भी कमजोर पड़ती जा रही थी। गांव के लोगों ने जब ये मंजर देखा, जब ये सीन अपनी आंखों के सामने देखा, तो वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला दी, लोकल पुलिस को, और विनायक और वृषाली दोनों को उठाकर नजदीक के अस्पताल लेकर गए। मगर अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, विनायक की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। और जब विनायक को अस्पताल लेकर गए तो वहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या औपचारिकता थी कि डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर करते। ऐसा हुआ भी, डॉक्टरों ने विनायक को ब्रॉड डेड करार दिया। और उसकी पत्नी वृषाली की जो हालत थी, वो हालत ऐसी थी कि वो अब बात करने के कंडीशन में नहीं थी। उसे भी तेज़धार हथियारों से बहुत बुरी तरह से जख्मी किया गया था, लहूलुहान किया गया था, और वो उसके गले से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पहले जितना चीखना चिल्लाना था, जब तक बॉडी गर्म रही होगी तब तक उसने चीखा चिल्लाया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत जो है लगातार डिटोरिएट होती रही, बिगड़ती रही। डॉक्टरों ने वृषाली को हॉस्पिटलाइज्ड किया और बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में उसका ट्रीटमेंट चालू किया गया। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया, बहुत बारीकी से, गहराई से एक एक चीज़ पर नज़र फेरी और इस परिवार के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये जो विनायक नायक हैं, ये पुणे में रहकर इलेक्ट्रिकल गुड्स का कारोबार किया करते थे, यानी इलेक्ट्रिकल चीज़ों की खरीद बिक्री का इनका बिजनेस था। और वृषाली भी इनके साथ पुणे में ही रहती थी, लेकिन विनायक मूल रूप से इसी हांकोन गांव के रहने वाले थे, जो कर्नाटक में पड़ता है गांव। और इस गांव में वो हर साल एक बार आते थे अपने परिवार के साथ, क्योंकि उनकी ये जो कोठी थी गांव में, इस कोठी में एक पारंपरिक पूजा का आयोजन हर साल हुआ करता था और उस पूजा में भाग लेने के लिए पति पत्नी और परिवार के लोग यहाँ आते थे। साल में कुछ दिन वो इस मकान में गुजारते थे, फिर वो वापस पुणे चले जाते थे और वहीं रहते थे। तो ये विनायक और उनकी पत्नी का वेयरअबाउट्स था, बैकग्राउंड था, और जड़ें उनकी बेशक इस हांकोन गांव से थी, लेकिन सेटल्ड वो पुणे में ही थे। इस बीच पुलिस ये सब जानकारी जुटा रही थी। साथ ही पुलिस जब सीन ऑफ क्राइम को देख रही थी तो पुलिस ने यह भी देखा कि घर की सारी चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट पड़ी हुई हैं। जो भी लोग सुबह सवेरे घर में घुस आए थे, उन लोगों ने किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यूएबल चीज़ को टच नहीं किया था, छुआ तक नहीं था।
जो इस बात की निशानी थी कि जो अटैकर्स थे जिन्होंने विनायक की हत्या की और उनकी पत्नी वृषाली पर जानलेवा हमला किया, उनका इरादा इनके घर में कोई लूटपाट करने का नहीं था। क्लियर था कि जो भी लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने भी इस परिवार पर हमला किया, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था, पति पत्नी की जान लेना, स्पेशली पति विनायक की जान लेना। क्योंकि जिस ब्रुटैलिटी से, जिस जघन्य तरीके से विनायक को टारगेट किया गया था, मारा गया था, उससे ऐसा लगता था कि अटैकर्स किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। ये सारे लीड्स पुलिस को वहाँ मौका वारदात पर मिले और इसी के साथ पुलिस को एक बात ये भी समझ में आ गई कि इस घटना के पीछे हो ना हो किसी से विनायक की रंजिश की खतरनाक कहानी छिपी हुई है। यानी कोई ऐसा ज़रूर है जो विनायक और उसके परिवार से बहुत सख्त नफरत करता है और रंजिश करता है। पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस रजिस्टर किया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस दो एंगल को एक्सप्लोर कर रही थी, खंगाल रही थी। एक एंगल तो यही था कि कहीं इस मर्डर के पीछे कोई कारोबारी रंजिश जैसी बात तो नहीं है, क्योंकि गांव वालों के साथ विनायक और उसके परिवार के रंजिश की कोई भी बात शुरुआती तफ्तीश में सामने नहीं आई। ऐसे भी जिस तरह से वो साल में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए एक बार गांव आते थे, तो गांव के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उनकी डीलिंग भी नहीं थी, मिलना जुलना भी नहीं था, बातचीत भी नहीं थी। तो जब रहते ही नहीं थे तो दुश्मनी की बात भी नहीं थी। तो इसीलिए पुलिस ये मानकर चल रही थी कि गांव वालों से कोई दुश्मनी विनायक और उसके परिवार की नहीं थी और इस मर्डर के पीछे गांव के किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा लग भी नहीं रहा था। तो पुलिस अब दो पहलुओं पर ध्यान दे रही थी। एक तो ये कि कहीं विनायक की किसी से कोई कारोबारी रंजिश जो पुणे से या महाराष्ट्र से लिंक्ड हो, उस वजह से तो हत्या नहीं हुई और कातिलों ने जानबूझकर महाराष्ट्र की पुलिस को भी चकमा देने के लिए प्लस कर्नाटक की पुलिस को चकमा देने के लिए भी इस समय को चुना विनायक को टारगेट करने के लिए, जबकि वो अपने गांव में, पुश्तैनी गांव में आया हुआ था। एक तो ये एंगल था जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही थी और दूसरा पुलिस ने ये सोचा कि अगर तफ्तीश आगे बढ़ानी है तो सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग भी ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि उस दिन घर में कौन आया था और कौन गया। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज एक्सप्लोर करने शुरू किए, उसको जांच करने की शुरुआत की, तो पुलिस को उनके घर के बाहर उस घटना से ठीक पहले एक स्विफ्ट कार आकर रुकती हुई नजर आई और उस स्विफ्ट कार से कुछ लोग उतरकर घर के अंदर जाते हुए और फिर वहां से वापस जाते हुए भी नजर आए। यानी ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि कातिल जो भी थे, उनका जो ग्रुप था, वो स्विफ्ट कार में सवार होकर, मारुति स्विफ्ट कार में सवार होकर विनायक और उनके परिवार पर हमला करने के लिए आए थे। लेकिन ये लोग कौन थे उसकी पहचान करने के लिए स्विफ्ट कार की पहचान होनी जरूरी थी। तो पुलिस ने जो कार की नंबर प्लेट थी उसे जूम इन करके बहुत गौर से देखा और फिर उस कार को अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैक करने की कोशिश करने लगे कि विनायक के घर पर हमला करने के बाद ये कार किस तरफ गई और हमला करने के पहले ये कार किस तरफ से आई। तो इस पूरे एक्सरसाइज में कर्नाटक की पुलिस लगी हुई थी। इस बीच पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस कार के मूवमेंट को मॉनिटर करने की कोशिश की तो पुलिस को एक बड़ी शॉकिंग सी चीज नजर आई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैमरा बाई कैमरा पुलिस जांच कर रही थी, तो पुलिस ने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक कैमरे में वो कार नजर आई जिसमें उसका जो नंबर प्लेट था, वही कार जब दूसरे कैमरे में नजर आई तो उसका नंबर प्लेट बदल चुका था। बाकी कार का जो अपीयरेंस है और वो कार जैसी दिखती थी वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी, लेकिन दो पर्टिकुलर लोकेशंस के बीच उसका नंबर प्लेट चेंज हो चुका था। पुलिस को ये शक होने लगा कि हो ना हो ये कार बीच में कहीं रुकी ज़रूर थी और इस कार का नंबर प्लेट बीच में ही कहीं चेंज भी किया गया। अब पुलिस ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत इन दो पॉइंट्स पर, जिन दो सीसीटीवी कैमरों के बीच में पुलिस को वो नंबर प्लेट चेंज किए जाने का शक था, उसकी दूरी नापी और ये भी देखा कि अगर कार बहुत तेज़ी से निकले, क्योंकि मर्डर करने के बाद कोई भी कातिल जो है वो जल्द से जल्द भागना चाहेगा, वो आराम आराम से गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि कार बहुत तेज़ी से निकले तो इन दोनों पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरों के बीच वो कार कितनी देर में वहाँ से गुजर सकती है, ये पुलिस ने कैलकुलेट करके देखा। लेकिन पुलिस ने ये नोटिस किया कि जितनी देर में गुजर सकती है उससे कहीं ज़्यादा वक्त इस कार ने इन दो कैमरों के बीच में लिया था। यह इस बात की निशानी थी कि इसी बीच किसी जगह पर खड़े होकर, जहां सीसीटीवी कैमरे का रेंज नहीं था, वहां पर कातिलों ने अपने कार की नंबर प्लेट चेंज कर दी थी। अब पुराने नंबर प्लेट को छोड़िए, पुलिस ने नए नंबर
प्लेट के सहारे इस कार को ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि पुराने नंबर प्लेट के बारे में भी जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वैसा कोई नंबर प्लेट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी वो फेक नंबर प्लेट था। अब जो नया और जेन्युइन नंबर प्लेट उस गाड़ी में लगा, जिसको उन लोगों ने चेंज किया, उस नंबर प्लेट को जब पुलिस ने चेक करना शुरू किया तो उस नंबर प्लेट से कार के मालिक की पहचान जो है काफ़ी हद तक क्लियर हुई। ये कार का जो नंबर था ये गोवा का नंबर था, और जो कार का मालिक था उसका नाम था प्रवीण सुधीर। लेकिन इस प्रवीण सुधीर का विनायक नायक और वैशाली नायक से क्या दुश्मनी थी? क्या प्रवीण उसको जानता था, इस परिवार को? पुलिस को अब ये पता लगाना था। तो पुलिस ने जब प्रवीण से पूछताछ की तो पुलिस को थोड़ी निराशा हुई। वो इसलिए कि प्रवीण अपनी ये कार काफ़ी समय पहले किसी और आदमी को बेच चुका था। ये जानकारी पुलिस को मिली, और पुलिस के लिए ये एक झटका था, क्योंकि एक लीड मिली थी जिस लीड के सहारे पुलिस को इस तफ्तीश को आगे बढ़ाना था। अब वो लीड थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। किसको बेचा था, अब पुलिस को ये भी पता लगाना था। तो प्रवीण से जब पुलिस ने बातचीत की तो प्रवीण ने एक आदमी का नाम लिया जिसका नाम है अशोक राणे। ये अशोक राणे भी गोवा का ही रहने वाला है और ये भी बिजनेसमैन है। तो पुलिस को जब अशोक राणे का पता चला तो पुलिस ने प्रवीण सुधीर को छोड़ दिया, क्योंकि इनिशियल जांच में प्रवीण सुधीर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले से नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी कार इस वक्त कहाँ है, और अशोक राणे को बेचने के बाद अशोक राणे उसको क्या यूज़ कर रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं था, और मतलब होना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर अपनी कोई चीज़, कार या मोबाइल फ़ोन किसी को भी बेचता है तो उसके बाद वो उसके बारे में पता थोड़ी रखता है। तो प्रवीण को भी नहीं पता था। अब पुलिस अशोक राणे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी। इधर कार की जो ट्रेलिंग है वो तो पुलिस कर ही रही थी, साथ में जो कर्नाटक की पुलिस थी वो पर्टिकुलर हांगकोन गांव में भी बहुत ही न्यूक्लियर लेवल पर, छोटे लेवल पर गांव वालों से बातचीत करके ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करने में लगी हुई थी, ताकि वो ये पता कर सके कि इस मर्डर के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है। तो गांव में जब पुलिस ये सब एक्सरसाइज कर रही थी तो पुलिस को एक आदमी के बारे में जानकारी मिली। इस आदमी का नाम था गुरु प्रसाद राणे। ये गुरु प्रसाद राणे भी गोवा का रहने वाला था। ये बात पुलिस को, कर्नाटक पुलिस को पता चली और हांगकोन गांव से ही पता चली, और साथ में ये भी पता चला कि गुरु प्रसाद राणे के साथ विनायक राणे का कोई फैमिली टर्म्स है, फैमिली रिलेशन है, लेकिन राणे के साथ विनायक परिवार के बीच में कई बार पहले भी झगड़े हो चुके हैं, और हाल में भी एक बार काफ़ी तेज़ झड़प इन दोनों परिवारों के बीच में हुई है। यानी विनायक नायक जिसकी हत्या हुई वो, और उसके साथ गुरु प्रसाद राणे जो गोवा का एक कारोबारी है वो, इन दोनों के बीच में झगड़े की बात पुलिस को पता चली। ये जो गुरु प्रसाद राणे है ये गोवा में डिस्टिलरी का कारोबार करता था, यानी वो शराब का कारोबारी था। तो इसके बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने गुरु प्रसाद राणे के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की कि भाई झगड़ा किस बात का था। विनायक राणे का कारोबार पुणे में था और वो कारोबार भी इलेक्ट्रिकल गुड्स का था, तो उसके साथ डिस्टिलरी और शराब के कारोबार का तो कोई तालमेल ही नहीं है। फिर इन दोनों के बीच में किस बात की लड़ाई थी, और वो भी तब जब दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, इनका आपस में दूर का रिश्ता भी है। फिर लड़ाई किस बात की थी, पुलिस अब ये पता लगाने लगी, और जब ये पता लगाने लगी तो पुलिस को एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन और पता चली। पुलिस को ये पता चला कि ये जो गुरु प्रसाद राणे है इसका विनायक नायक की पत्नी वैशाली नायक से कथित तौर पर एलिजिडली रिलेशन था, और इलिसिट रिलेशन था, और इस बात को लेकर विनायक नायक के साथ गुरु प्रसाद राणे की कई बार झड़प हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आगे भी कहानी में कॉम्प्लिकेशन है, इसके आगे भी कहानी में मोड़ है। मोड़ यह है कि खुद विनायक नायक का गुरु प्रसाद राणे की जो पत्नी है उसके साथ एलिजिड इलिसिट रिलेशन था, ऐसा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। कहने का मतलब ये कि विनायक का गुरु प्रसाद की पत्नी के साथ और गुरु प्रसाद का विनायक की पत्नी के साथ रिलेशन था, और ये सब कुछ चोरी छिपे था, लेकिन दोनों ही कपल को, यानी चारों कैरेक्टर्स को इसके बारे में जानकारी थी, और इसको लेकर लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। तो ये एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का मैटर था, जिसे जानकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई, और पुलिस ये जानकर भी हैरत में पड़ गई कि क्या इसके पीछे कहीं गुरु प्रसाद राणे का रोल तो नहीं है, जिसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिलवाया है। अब पुलिस गुरु प्रसाद राणे को ढूंढने लगी,
और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। इससे पुलिस का शक जो है गुरु प्रसाद पर और ज़्यादा गहरा गया। इस बीच जिस आदमी को प्रवीण सुधीर ने वो स्विफ्ट कार बेची थी, अशोक राणे, पुलिस उसके पास पहुंची गोवा। अशोक राणे से पूछा कि भाई तुम्हारी कार का मर्डर में इस्तेमाल हुआ है और वो भी कर्नाटक में, वो कार अभी कहाँ है? तो उसने कहा कि साहब कार तो मेरी है, लेकिन वो कार तो 2 दिन पहले मांग कर मेरा दोस्त गुरुप्रसाद लेकर गया था, गुरुप्रसाद राणे। तो बोला तुम्हें पता नहीं है वो कार गुरुप्रसाद कहाँ लेकर गया, उसका क्या इस्तेमाल हुआ? तो अशोक ने कहा कि नहीं, मुझसे बस कहा कि मुझे चाबी दो, कुछ काम है, मैंने दे दिया, मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस को जब अशोक राणे से ये जानकारी मिली तो पुलिस इस बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म हो गई कि वो कार जिसे वो ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, उस कार का ही मर्डर में इस्तेमाल हुआ है और गुरुप्रसाद राणे ही वो कार बोरो करके लेकर आने वाला है। और जिस तरह से गुरुप्रसाद गायब है वो भी इंडिकेट करता है कि इस मर्डर में उसका कोई ना कोई रोल ज़रूर है। अब पुलिस ने गुरुप्रसाद के घर पर दबिश दी, छापेमारी की। जब छापेमारी की और वहाँ पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को एक और बात पता चली। पुलिस को ये पता चला कि 22 सितंबर को तो हत्या हुई थी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उससे महज कुछ रोज़ पहले 19 सितंबर को हानकोन गांव में गुरुप्रसाद की पत्नी ने विनायक के घर धावा बोला था और धावा बोलकर विनायक और उसकी पत्नी वृषाली से झगड़ा किया था और बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया था, चीख चिल्लाहट के साथ, जैसे कहते हैं ना कि सीन क्रिएट कर दिया था। और गांव के तमाम लोग इस झगड़े के चश्मदीद थे, तमाशबीन बन गए थे, क्योंकि नायक परिवार वहाँ कभी कभी आता था और ऐसे मौके पर जब वो पूजा पाठ के लिए अपने पुश्तैनी गांव में आए हैं, वहाँ कोई और महिला आकर अगर लड़ने झगड़ने लगे, बवाल करने लगे, तो गांव वालों को तो पता चलना लाजमी है। तो गांव के लोगों ने इस लड़ाई झगड़े को देखा भी था और गांव के लोग इस बात से बहुत हैरत में भी थे। ये भी जानकारी पुलिस को मिली और जब पुलिस ने गुरुप्रसाद के घर पर छापेमारी की तो पता चला कि गुरुप्रसाद गायब है, लेकिन वहाँ पुलिस को एक लड़का मिला जिसकी उम्र तकरीबन यही 30 साल के आसपास होगी, जिसका नाम है लक्ष्य ज्योतिनाथ। ये लक्ष्य ज्योतिनाथ जो है वो गुरुप्रसाद राणे का राइट हैंड था, यानी एक ऐसा लड़का जिसे गुरुप्रसाद ने अपने फैमिली मेंबर की तरह अपने घर में रखा हुआ था और वो गुरुप्रसाद के शराब के कारोबार के अलावा जितने भी गुरुप्रसाद के दूसरे डीलिंग्स हैं वो सारी डीलिंग्स को जो है मॉनिटर किया करता था और बिल्कुल साये की तरह गुरुप्रसाद के साथ रहा करता था। अगर हम आपको समझाने के लिए बोलचाल की भाषा में बताएं तो ये लक्ष्य ज्योतिनाथ जो है वो गुरुप्रसाद का खास चेला था, खास शागिर्द। अब पुलिस ने लक्ष्य ज्योतिनाथ को जैसे ही देखा, पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि एग्जैक्टली लक्ष्य ज्योतिनाथ की तरह दिखने वाला आदमी सीसीटीवी फुटेज में उस स्विफ्ट कार में नजर आया था। पुलिस को अब यह कंफर्म हो गया कि सीसीटीवी में जो अलग अलग कैमरों में पुलिस उस स्विफ्ट कार को ट्रैक कर रही थी और उसमें जिस लड़के का चेहरा दिख रहा था कार के सामने बैठा हुआ, वो लक्ष्य ज्योतिनाथ ही था जो इस वक्त यहाँ गुरुप्रसाद के घर पर मौजूद है। सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस मर्डर में गुरुप्रसाद और उसके लोगों का ही हाथ है। अब पुलिस ने लक्ष्य को उठा लिया, उससे सख्ती से पूछताछ की, उसको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाए। पहले वो झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ, इस मर्डर में उसी का हाथ है। और 22 सितंबर की सुबह सुबह उसने अपने कुछ गुर्गों के साथ, कुछ सुपारी किलर्स के साथ वो वहाँ पर पहुँचा था और उसी ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस ने लक्ष्य ज्योतिनाथ से कहा कि गुरुप्रसाद कहाँ है, तो उसे कहा कि मुझे अपने मालिक गुरुप्रसाद का पता नहीं है। ये लक्ष्य जो है मूल रूप से आसाम का रहने वाला है, लेकिन लक्ष्य से जब पूछा कि तुम्हारे साथ नायक परिवार पर हमला करने वाले बाकी के लोग कौन हैं, तो उसने कहा कि मेरे साथ 2 और लड़के थे, एक का नाम है मासूम और एक का नाम है अजमल, जिन दोनों को कुछ रुपयों के बदले में हमने इस कत्ल को अंजाम देने के लिए राज़ी किया था और मैं अपने साथ स्विफ्ट कार में उनको लेकर गया था। और इसके बारे में मैंने गुरुप्रसाद राणे से बाकायदा इजाज़त ली थी और उनको बताया था कि भैया मैं जा रहा हूँ और मैं विनायक नायक को मार दूंगा, क्योंकि उसने जिस तरह से भाभी के साथ बदतमीज़ी की है और वृषाली ने जिस तरह से बदतमीज़ी की है, इसके बाद उनका जिंदा रहना नहीं बनता है, मैं मारूंगा। तो गुरुप्रसाद राणे ने इसके लिए हामी भरी थी और बाकायदा इसके लिए कार का इंतज़ाम भी किया था, जिसका नंबर प्लेट वगैरह फेक भी उन लोगों ने किया। यानी गुरुप्रसाद की जानकारी में लक्ष्य ज्योतिनाथ ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस मर्डर को प्लान किया और उसे जाकर एग्जीक्यूट भी किया। लक्ष्य ज्योतिनाथ जब गिरफ्तार हुआ तो उसकी निशानदेही पर मासूम और अजमल नाम के 2 सुपारी किलर्स भी पुलिस को मिल गए। पुलिस ने इस तरह से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जो मेन मास्टरमाइंड था गुरुप्रसाद, जिसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ या जिसका अफेयर
विनायक की पत्नी वृषाली के साथ था, ऐसा पुलिस कह रही है। उसकी पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई वेयरअबाउट्स पुलिस को इस घटना के बाद पता नहीं चल रहा था। इस बीच पुलिस जब गुरुप्रसाद को ढूंढ रही थी तो उसकी कार एक नदी के किनारे खड़ी हुई मिली, और नदी के किनारे इस हालत में खड़ी हुई मिली जिसे देखकर लगता था कि ये बिल्कुल लावारिस है और कोई इस कार को यहाँ पर छोड़कर या तो नदी में कूद गया होगा या फिर यहाँ से फरार होकर कहीं भाग गया होगा। इस तरह के लीड पुलिस को मिले। अब जब कार नदी के किनारे खड़ी थी तो पुलिस को लगा कि हो ना हो इस घटना के बाद पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते कहीं गुरुप्रसाद ने खुद को खत्म न कर लिया हो और वो कहीं खुद ही नदी में कूद न गया हो। तो इसीलिए पुलिस ने नदी में गुरुप्रसाद को ढूंढना, या आप ये कहें कि गुरुप्रसाद की लाश की तलाश शुरू की, और उस कोशिश में आखिरकार पुलिस को 2 दिन बाद कामयाबी मिली। उसकी लाश उस नदी से बरामद हो गई। इधर 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और पूरे मर्डर केस का इस तरह से पुलिस ने एक लंबे एक्सरसाइज के बाद खुलासा कर लिया। फिलहाल ये घटना 2024 की है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो भी आखिरी दिनों की सितंबर की। 2025 का साल गुजरा है और अभी हम 2026 में हैं। तो इतने दिनों में मामला जो है ट्रायल के स्टेज में पहुंचा है। ये 3 जो मुलजिम है उन पर अभी केस चल रहा है। आने वाले दिनों में इन सबूतों की रोशनी में इन मुलजिमों को क्या और कितनी सज़ा होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस को सॉल्व किया, और जिस तरह से इस मर्डर केस के पीछे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप यानी रिश्तों की बड़ी उलझी हुई कहानी सामने आई, वो वाकई बहुत ही शॉकिंग है और अफसोसनाक भी है। इंसान जब अपने परिवार की मर्यादा को तोड़ता है और इस तरह के किसी रिलेशनशिप में जाता है जहां पर वो अपने रॉन्ग डूइंग को भी जस्टिफाई करने लगता है, तो अक्सर ये देखा गया है कि उसका अंजाम इतना ही खतरनाक होता है। तो ये सबक है इस पूरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी का, जो मुझे लगा कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आप सबसे शेयर करूं। इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। जो प्रीवियस स्टोरी हमने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से झारखंड की राजधानी रांची के पास एक शख्स ने एक महिला के कत्ल की सुपारी दी और खुद हज या उम्रा करने सऊदी अरब चला गया, यानी मक्का चला गया। तो वो स्टोरी भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और उसको झारखंड की पुलिस ने सॉल्व किया था उस केस को। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, और अगर आपने वो स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो आप उस स्टोरी को देख सकते हैं क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, एक कहावत है। और ये जो घटनाक्रम झारखंड का मैंने सुनाया था, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इस कातिल पर बिल्कुल सटीक साबित होती है वो कहावत। बिल्कुल ये बात आपने सही कही। संदीप रोज़ ने भी अपना कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ये उन्नाव उत्तर प्रदेश के हैं, और उन्होंने ये भी कहा है मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थान की आड़ में कत्ल का मास्टरमाइंड खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। उमेश भूया जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि झारखंड में बहुत अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं और आदिवासी महिलाओं को लोग जो है अपने प्यार में फंसा लेते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। गौरव वत्स ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि इलिसिट रिलेशनशिप्स जो है वो अक्सर इस तरह की खतरनाक घटनाओं की वजह बनते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी रेगुलर लिसनर हैं हमारे, रेगुलर कमेंट करते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने राधे राधे कहा है और मेरी ओर से भी आपका मैं अभिवादन करता हूँ। आयशा ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो ये समझ नहीं पाती हैं कि लोग इस तरह के अपराध को कैसे अंजाम देते हैं, और आज के डिजिटल ज़माने में इस तरह के रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाना वो कितना ख़तरनाक और गलत है, ये भी उनकी समझ से परे है, क्योंकि वो बहुत हैरान होती हैं ऐसी चीज़ों को देखकर। पीके चंद्रा ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि उस महिला की जो लालच थी जिसकी हत्या हुई, उसकी लालच नहीं, उसकी जान ले ली, यानी उसकी लालच जो है उसकी मौत की वजह बनी। मोहन कृष्ण ने कमेंट किया है और उन्होंने बांग्ला में लिखा है। उन्हें बताया कि वो तमिल हैं, लेकिन उन्होंने बांग्ला में लिखा है अमर सोनार सुप्रतिम दा आमी तुजार के भालोबासी। उन्होंने ऐसा लिखने की कोशिश की है। सेकंड वाली लाइन जो है वो सही नहीं लिख पाए हैं, आमी तोमा के भालोबासी होता है, तो इन्होंने तुजार लिख दिया है और बासी की जगह बेशी लिख दिया है। तो एनीवे, कुल मिलाकर उनका ये कहना है, उन्होंने अपना कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है कि वो मुझसे प्यार करते हैं,
और मतलब तमिल होने के बावजूद उन्होंने बांग्ला में लिखने की ये जो तकलीफ उठाई है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुरेश गोंड ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सुरेश जी का। और उन्होंने उस महिला को और जो कत्ल का आरोपी है जिसने महिला के कत्ल की साजिश रची थी, दोनों को जिम्मेदार ठहरा है। इसके अलावा सुभाष पाठक ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं और मेरे वीडियोज़ उनको बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी वो ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाते हैं तो ऑल द वे वो क्राइम तक पर मेरी कहानियाँ, मैं जो ये प्रोग्राम पेश करता हूँ उसे सुनते हुए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सुभाष पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपका। अशोक टहल रमानी ने कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा है कि आ तो गए हो फिर गायब हो जाओगे, हमने तो चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दिया। इनका ये कहना है, मतलब ये बहुत नाराज़ है मुझसे जिसकी वजह से इन्होंने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, ऐसा इनका कहना है। तो अशोक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है मतलब यूँ मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा। HD मूवीज़ के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। रोहित कुमार एंटरटेनमेंट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा सुमित महतो दास ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर हर गली मोहल्ले में सेम क्राइम स्टोरी का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब अक्सर इस तरह की घटनाएं, जैसे जो प्रीवियस स्टोरी थी उसकी जड़ में भी इलिसिट रिलेशनशिप था, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें रिश्तों की मर्यादा अगर टूटती है तो उसका अंजाम अपराध के रूप में सामने आता है, ये हमने देखा है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आप जानते हैं सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप सारे कमेंट्स कीजिए ज़रूर, क्योंकि मैं एक एक कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ और आपका मैसेज मुझ तक पहुँचता है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।